वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर को, जिसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसमें हम लोगों ने कवर किया था सोशलिज्म इन यूरोप। अब सेकेंड पार्ट इसका रह गया है द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे, इसके कुछ पैराग्राफ्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे, तो फिर उसके बाद सभी प्रकार के लोगों को वहाँ पे जॉब मिलने लगी, लेकिन उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, बहुत ज़्यादा घंटे तक उनको वर्क करना पड़ता था और उनको वेजेस जो है बहुत कम दिए जाते थे। तो ये तो फिर क्या होता है वहाँ पे, इस तरह से फिर फूड वगैरह की कमी हो जाती है, स्कैर्स हो जाते हैं ना, फिर वहाँ पे लोग जो है इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं। तो बिल्कुल सेम थिंग जैसा वहाँ पर हुआ ना यूरोप में, उसी तरह की सिचुएशन जो है ना यहाँ पर भी रिवर्स्ड हो गई। रिवर्स मतलब फिर से होने लगी। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ऐसा कहा जाता है कि जो 1917 का जो अक्टूबर था ना, उस समय जो गवर्नमेंट है रशिया की ना, जो सोशलिस्ट थे वो मतलब उसके ऊपर हावी हो गए थे। मतलब गवर्नमेंट जो रशिया की थी मोनार्क वाली, उसको हटा दिए थे, टूक ओवर कर दिए थे। The fall of monarchy in February 1970 and the events of October are normally called the Russian Revolution। 1917 में फरवरी को ही जो है मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया था। उसके बाद उसी साल जो अक्टूबर का महीना आया ना, उस महीने में कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे रूमर्स वगैरह फैले ना कि उसको रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यह किस तरह से आया और किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थे रशिया में जब यह घटना घटी, तो इन सब चीज़ों का आंसर जानने के लिए ना हम लोग अब थोड़ा पहले चलते हैं, 3 साल पहले। 1914 में क्या हुआ था? द रशियन एम्पायर इन 1914। उस समय रशियन एम्पायर का वहाँ पे शासन चलता था, मोनार्क सिस्टम था। इन 1914 जार मतलब कि जैसे हम लोग अपने यहाँ राजा कहते हैं और इंग्लैंड में उसे किंग कहते हैं, है ना, और उसी तरह से रशिया में उसको जार कहा जाता है, जार। तो जो जार निकोलस था सेकेंड, वह रूल कर रहा था रशिया एंड इट्स एम्पायर, वहाँ के पूरे साम्राज्य पे वही राज्य कर रहा था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मास्को उसकी टेरिटरी के है, और उसके अलावा भी द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फाइनलैंड, लैटिवा, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, जो कि ये सब जो है पोलैंड के पार्ट्स हैं। और इन सब जगहों पर भी ना उस समय मास्को के अलावा उसकी जो टेरिटरी, उसके अलावा भी रशियन एम्पायर यहाँ पर भी शासन करता था। एंड बेलरस में भी शासन करता था। इट स्ट्रेचेज टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अल्जेरियन। तो जो पैसिफिक ओशन है ना, वहाँ तक इसका पूरा बॉर्डर जो है फैला हुआ है। अगर हम लोग फिगर में देखें तो देखिए रशियन एम्पायर का जो ये साम्राज्य कितना बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा देश माना जाता है इसको, और आज भी है। तो उस समय सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। इस तरह से इतनी जगहों पे जो है फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे जो है ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे क्रिश्चियनिटी चलती थी, रिलीजन एक ही चलती थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जो राजा था ना, वो जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी जो है फॉलो करता था और उसको भी थोड़ा सम्मान देता था। कैथोलिक्स वगैरह जो चर्च के पार्ट्स अभी हम लोग पहले वाले पार्ट में देख सके हैं, कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, बुद्धिस्ट, ऐसे भी धर्मों के लोग यहाँ पर थे। लेकिन जो मुख्य जो वहाँ पर रिलीजन था, मेजोरिटी, मुख्यतः प्रमुखता जो थी, वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। तो ये हैं आपके रशिया के जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग में जो है विंटर पैलेस है, वहाँ पर ये खड़े हैं और इनकी पेंटिंग बनाई गई है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमी और सोसाइटी वहाँ पर कैसी रही है रशिया में। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट। यानी वहाँ के जो अधिकतर जो लोग थे, जो मुख्यतः वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन था, वो लोगों का क्या था? एग्रीकल्चर था। आज भी देखें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लोग क्या करते थे? सबसे पहले आदिवासी लोग तो एग्रीकल्चर ही तो करना सीखे थे। तो वैसे तो हर जगह था, लेकिन रशिया में भी जो है एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व बहुत सारे लोग थे। About 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी खेती से ही रशिया की लगभग 85% की जो आबादी थी वो अपनी कमाई करती थी। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यह जो प्रोपोर्शन है 85% का एग्रीकल्चर में लोगों का इन्वॉल्व होना, ये जो परसेंटेज है, यह आसपास के यूरोपियन कंट्री से कहीं ज़्यादा थी। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे लगभग 40% से 50% लोग केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे।
In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. जो यहाँ के कल्टिवेटर्स थे ना, वो जो भी कुछ प्रोड्यूस करते थे, कल्टिवेटर्स मीन्स होते हैं जो खेती किसानी करते हैं, कल्टिवेट करते हैं फील्ड को, लैंड को, ठीक है। तो वो लोग जो भी कुछ प्रोड्यूस करते थे ना, वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी रखते थे और मार्केट में भी साथ ही साथ बेचते थे। और इस तरह से जो रशिया है ना, वो मेजर एक्सपोर्टर हो गया था ग्रेन का, अनाज का। एक्सपोर्टर मीन्स होता है किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, बेचना, निर्यात करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, आयात निर्यात। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्री जो है ना फाउंड इन पॉकेट्स यानी जेबों में। तो जेबों का मतलब यहाँ है कि बहुत जेबों में आ जाने का मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, जो इंडस्ट्रियल एरिया थे यहाँ पे रशिया में, वो कहाँ थे, सेंट पीटर्सबर्ग में थे या तो मॉस्को में थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटूक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। तो क्राफ्टमैन्स क्या होते हैं, क्राफ्टमैन्स मतलब जो किसी चीज़ को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, काटने का काम करते हैं, जैसे कि लकड़ी का कोई काम है, बेड वगैरह बना रहे हैं, मतलब ये सारे चीज़ें सभी लोग कैटेगरी के सब क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं। तो इस तरह के जो क्राफ्ट्समैन है ना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने के लिए इनको बड़ी सी फैक्ट्री में जो है ना वर्कशॉप की तरह इनको जगह देके इनको काम करवाया जाता था। और मैनी फैक्ट्रीज वेर सेटअप इन 1890s, लगभग 1890 में जो है अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ थी वो सेटअप की जाने लगी। वेन रशियाज रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, और इसी समय यही दौर है जब रेलवे का नेटवर्क यहाँ पे विकसित हुआ था, बढ़ा था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी विदेश से कोई आके आपके देश में जब इंडस्ट्रीज में पैसे लगाता है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, यानी लोग बाहर से आके यहाँ के रशिया के इंडस्ट्रीज में अपना पैसे लगा रहे थे और इस तरह से ये लोग की संख्या इंक्रीज हो रही थी। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, जो कोयले का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, डबल हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड मीन्स होता है चौगुना हो जाना, ठीक है। लोहे और स्टील जो मेटल हैं ये सब के जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी उसमें जो आउटपुट आता था ना वो चौगुना हो गया। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, और उन लगभग 1900 में ना जितने भी आसपास के फैक्ट्री वगैरह थे उसमें जो वर्कर्स थे या फिर जो क्राफ्ट्समैन थे, ये दोनों की संख्या जो है बराबर हो गई थी। मतलब बड़ी मात्रा में काम आने लगे थे तो और लेबर वगैरह भी सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने लगे थे और सब बराबर हो गए थे। मोस्ट इंडस्ट्री वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिकतर जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बनी हुई थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी रशिया की, वो उसने निर्धारित किया था, इंश्योर किया था कि भाई उनको तनख्वाह दिया जाए और उनके काम करने का जो समय हो लिमिटेड हो, ऐसा नहीं कि किसी से बहुत ज़्यादा काम करवाओ। बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, तो ऐसा कहाँ होता है, जितने भी कानून नाव बनते हैं सबके पालन कहाँ होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी इन सब बातों को कुछ फैक्ट्रीज वाले के इंस्पेक्टर वगैरह नहीं मानते थे और रूल वगैरह तोड़ते रहते थे। इन क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप, जो क्राफ्ट्स की यूनिट थी और जो छोटे वर्कशॉप थे, द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर, उनसे कभी कोई 15 घंटे का भी काम ये लोग करवा लेते थे। कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज, जबकि फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे काम कराए जाने का उस समय एवरेज था, लेकिन वो लोग उन लोगों से क्राफ्ट स्मॉल वर्कशॉप वाले और क्राफ्ट यूनिट से 15 घंटे काम करवा लेते थे। इस तरह से वो रूल ब्रेक करते थे। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डोरमेटरीज, तो जो एकोमोडेशन था, एकोमोडेशन मतलब जहाँ पर रहते हैं, वो वेरीड था, मतलब अलग अलग था। फ्रॉम रूम्स टू डोरमेट्स मतलब जिसमें दरवाजे ना हो, एक बड़ा सा हॉल टाइप का हो और उसमें ढेर सारे बेड लगे हों और उसमें आप आराम से रह सकते हैं कई लोगों के साथ। तो देखिए ये फिगर से आपको दिख सकता है, ये जो है डोरमेट्री है प्री रिवोल्यूशनरी रशिया की। वर्कर्स वेयर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप, तो जो काम करने वाले लोग थे ना वो सब सोशल ग्रुप में डिवाइड थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, कुछ लोगों के जो है लिंक मीन्स परिचित के लोग जो है बहुत ज़्यादा गाँव से लोगों से उनके परिचित के लोग आने लगे थे। अदर्स हैड सेटल इन सिटीज़ परमानेंटली, कुछ लोग जो है ना सिटीज़ में आके इस शहर में आके परमानेंटली सेटअप हो गए। वर्कर्स वेर डिवाइडेड बाय स्किल, जो वर्कर्स थे उनको डिवाइड किया गया उनके स्किल के आधार पे कि कौन कितना बुद्धिमान है तो उसको कौन सा काम दिया जाए, उनको डिवाइड करके काम कराया जाता था। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स एमंग अदर वर्कर्स, तो जो मेटल वर्कर लोग होते थे ना सेंट पीटर्सबर्ग में, वो अपने आप को मेटल वर्कर्स बोला करते थे और ऐसे कह के वो लोग एरिस्टोक्रेट करते थे। मनचाहा काम करना, ठीक है, मतलब मनमानी करना। एमंग द अदर वर्कर्स, अन्य वो जो वर्कर्स थे उनके साथ जो है अपने आप को
बहुत बड़ा मानते थे और अपने मनमानी करते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। इनके जो व्यवसाय थे, जिस तरह के यहाँ पे काम थे इंडस्ट्रीज में, उनको वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल वाले लोगों की डिमांड होने लगी। वीमेन मेड अप 30% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914। 1914 तक जो है ना फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में वीमेन भी आ गई थी और इनकी संख्या लगभग 31% थी। बट दे वे पेड लेस, लेकिन इनको जो है तनख्वाह ना बहुत कम दी जाती थी इन द कंपेयर ऑफ मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ ए मैंस वेज। जितना एक आदमी को यहाँ पे तनख्वाह मिलता था ना, उसका या तो आधा मिलता था या फिर 3/4 मिलता था। यानी अगर आदमी को 100 रुपये मिलते हैं तो इनको या तो 50 या फिर 60-65 रुपये मिलते थे। डिवीजन एमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। यानी कि जो डिवीजन था वहाँ के इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का ना, उनको कि वो किस काम के लिए है, कौन से रूम के हैं, मतलब अंतर उन लोगों में होता रहे भाई, पहचान रहे कि ये इस कैटेगरी के हैं। तो उनका जो है ड्रेस वगैरह ना और मैनर्स वगैरह इस सब में चेंजेस लाके अलग अलग डिफरेंट कर दिया जाता था, ड्रेस अलग अलग कर दिया जाता था, इससे पहचान हो जाती थी। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वे फ्यू। तो कुछ जो वर्कर्स थे ना, उन लोगों ने कुछ एसोसिएशंस को बनाया था, उसमें कुछ मेंबर्स को शामिल कर लिया गया था, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का समय होता है, मतलब जब फैक्ट्री वगैरह में काम उम नहीं रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो उस समय वो एसोसिएशन उन लोगों को सहायता करता था। लेकिन ऐसे एसोसिएशन जो है बहुत ही कम थे। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क स्टाफ वर्क व्हेन दे डिसएग्री विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस। तो देखिए जो डिवीजन था ना, अलग अलग डिवीजन भले था लेबर्स में, लेकिन वर्कर्स में ना यूनिटी थी। यूनिटी मतलब एकता थी, और वो स्ट्राइक भी करते थे जब कभी भी इनको डिसएग्री कर दिया जाता था एम्प्लॉयर्स के द्वारा। एम्प्लॉयर्स में होता है कि जो नौकरी देता है, और एम्प्लॉय में होता है जो नौकरी कर रहा होता है। अबाउट डिसमिसल वर्क कंडीशन को और तमाम चीज़ों को लेके, वेज वगैरह को लेके ये लोग जो है स्ट्राइक वगैरह कर देते थे। तो दीज स्ट्राइक्स टू प्लेस फ्रिक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1896-1897। यानी एक साल तक ये जो है स्ट्राइक एक चला था, वो भी कहाँ सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, और 1902 में जो है उसी बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यह जो है स्ट्राइक चला, उसी तरह मेटल इंडस्ट्री में भी लोगों ने जो वर्कर्स थे वहाँ के स्ट्राइक किया था। इन द कंट्री साइड में होता है शहर के, देश के थोड़ा किनारे वाले हिस्से, यानी गांव वाला हिस्सा जो होता है। पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो पीजेंट थे वो अधिकतर जमीनों को कल्टिवेट किया करते थे। बट द नोबेलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। तो वो लोग जो है ना, पीजेंट वगैरह अधिकतर जमीनों को तो कल्टिवेट करते थे, लेकिन जो यहाँ के नोबल लोग थे, नोबल में जो अमीर तबका था, और जो क्राउन मतलब जो राजा था, जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन सब के ना अपने खुद के प्रॉपर्टीज थे, वो भी बड़े पैमाने पे, लार्ज पैमाने पे। लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वेयर डिवाइडेड। जैसे वर्कर्स को डिवाइड किया गया था, वैसे पीजेंट भी डिवाइडेड थे। दे वेयर आल्सो डीपली रिलीजियस। वे धार्मिक, तो धर्म को तो बहुत ज़्यादा मानते थे, कि अपने धर्मों को जो भी कास्ट से वो लोग बिलोंग करते थे रिलीजियस से। बट एक्सपेक्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। लेकिन किसी किसी केस में जो है ना, वो लोग नोबल वाले लोगों का जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट दियर पावर एंड पोजिशन थ्रू दियर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। तो उस समय जो ये नोबल्स लोग थे ना, इनको लोग जो इनके कामों से जो है ना इनको नफरत करते थे, लेकिन फिर भी इनके पास पावर होती थी भाई, क्योंकि ये जार के कुछ काम आ जाते थे। जो राजा था जार वहाँ का, उनके काम में लगे रहते थे। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, इनके पास पावर लोकल पॉपुलरिटी की नहीं थी, लेकिन राजा के साथ रहने से पावर थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। अगर हम लोग देखें फ्रांस में तो बिल्कुल अलग था। यहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटनी में, वो वहाँ के जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स को, और इनके लिए वो लड़ाइयाँ भी लड़े थे। लेकिन इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन जो रशिया था बिल्कुल अपोजिट था, यहाँ के पीजेंट यहाँ पे एकदम अपोजिट थे इन द फ्रांस कंपेयर टू। तो यहाँ के पीजेंट चाहते थे भाई कि जो ज़मीन है ना नोबल्स के पास, वो सबको बंटवारा कर दिया जाए, यानी पीजेंट्स में बांट दिया जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। और उन लोगों ने फ्रिक्वेंटली मतलब होता है एकदम फ्रैंक तरीके से, है ना, मतलब बिना डरे निडर होके उन लोगों ने इस तरह से रेंट वगैरह देना इससे मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी उनका मर्डर भी कर दिया।
इन 1902 में अगर हम लोग देखें तो दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। यह जो घटना है कि मतलब लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर देना और रेंट वगैरह देने से रिफ्यूज कर देना, ये सब जो है ना 1902 में बड़े पैमाने पे दक्षिणी भाग में रशिया के फैल गया, साउथ रशिया में। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 आते आते लगभग 3 साल बाद ना ये इस तरह की घटनाएं जो हैं पूरे रशिया में फैल गई थी। रशियन पीजेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। जो रशियन पीजेंट थे वो जो है यूरोपियन पीजेंट से किसी और तरीकों से भी अलग थे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। वो क्या करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करके लोग जमीन पाते थे ना, उस जमीन को जो है पीरियडिकली मतलब पीरियड बना के, मतलब लाइन बना के उसमें जिस इंडिविजुअल फैमिलीज की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते थे। अब हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म किस तरह से फैला और क्या रीज़न रहा इसके फैलने के पीछे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले कोई भी पार्टीज आप रशिया में नहीं बना सकते थे क्योंकि वहाँ का राजा इसे इलीगल मानता था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फर्स्ट फाउंडेड इन 1898। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी। ये आता है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोटिस कीजिएगा। बाय सोशलिस्ट, क्या किसके द्वारा बनी थी? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होते हैं, हम लोग बहुत बार इसको देख सके हैं। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई कि राजा की ना चले बल्कि सबकी चलनी चाहिए, ऐसे लोग सोशलिस्ट होते हैं। हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। और ये जो सोशलिस्ट थे रशिया के ना, ये सब जो है मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो हम लोगों ने पढ़ा भी फर्स्ट पार्ट में, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization। और चूंकि ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि अगर आप कोई किसी प्रकार की पार्टी वगैरह बनाते हैं तो वो इलीगल है, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इट सेटअप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। लेकिन बाद में फिर कि जो है न्यूज़पेपर में इस बात को फैलाया गया, मोबिलाइज किया गया वर्कर्स को, और जो है इस तरह के ये ऑर्गेनाइज के प्रति स्ट्राइक्स हो गए। स्ट्राइक्स मीन्स होता है किसी के खिलाफ आप जब आवाज़ उठाते हैं, अपने हक की बात करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो सब स्ट्राइक्स होते हैं। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशिया के जो सोशलिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि रशियन पीजेंट जो है ना, वो सब लोगों को ज़मीन बांट के अच्छा काम नहीं कर रहे। नेचुरल सोशलिस्ट मतलब इस तरह से नहीं। सो पीजेंट, इसलिए जो पीजेंट थे नॉट वर्कर्स, तो जो पीजेंट थे ना, इसलिए न कि वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। यानी इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए फिर से, जो रशियन सोशलिस्ट थे वो लोग जो है ना चाहते थे कि जो कस्टम डिवाइडिंग लैंड हो रही है पीरियडिकली, वो जो है नेचुरल सोशलिस्ट के आधार पे बनाई गई हो तो अच्छा है। लेकिन जो पीजेंट थे केवल उनकी वजह से यहाँ पे रिवॉल्यूशन आया था, न कि वर्कर्स की वजह से। वर्कर्स तो अपना चुपचाप पा रहे थे और अपना काम कर रहे थे। एंड द रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज। तो बाद में फिर जो है रशिया कंट्री, यहाँ के जो लोग थे, सिटीजन थे, इनमें सोशलिस्ट की भावना जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी। सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। जो सोशलिस्ट थे वो 19th सेंचुरी तक में जो है कहाँ पर पाए जाते थे? मैक्सिमम जो है कंट्री साइड यानी गाँव में पाए जाते थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। तो उन लोगों ने मिलके, जो गांव में सोशलिस्ट लोग थे उन लोगों ने मिलके एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई। और यह कब बनी? 1997। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। तो इन लोगों का भाई यह जो स्ट्राइक था, स्ट्रगल था, वो क्या था कि पीजेंट्स को राइट मिले, उनका अधिकार मिले। और वो ऐसा डिमांड करने लगे कि जो लैंड नोबल के पास है, जो नोबल के लैंड है, वो सब जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाए पीजेंट्स को। पीजेंट्स में होते हैं फार्मर वगैरह, है ना, जो गरीब किसान वगैरह होते हैं। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। जो सोशल डेमोक्रेट क्या होता है? देखिए, सोशलिस्ट अलग चीज़ होती है, सोशल डेमोक्रेट अलग चीज़ होती है। जो सोशल डेमोक्रेट थे ना, वो डिसएग्री कर दिए सोशलिस्ट के रिवॉल्यूशनरी, जो भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज लाना चाहते थे पीजेंट के लिए, उसको जो है सोशल डेमोक्रेट्स ने को मना कर दिए, डिसएग्री कर दिए। Lenin felt that peasants were not one united
ग्रुप। तो लेनिन ने ऐसा महसूस किया कि भाई जो पीजेंट्स हैं ना वो एक ग्रुप में नहीं थे, मतलब सब डिवाइडेड थे, अलग अलग थे। अगर चूंकि यूनिटी हैज स्ट्रेंथ तो उनको यूनिटी में रहना जरूरी है। सम वेयर पुअर एंड अदर्स रिच, कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग अमीर हैं। सम वर्कर एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वेयर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर, कुछ लोग गरीब थे कुछ लोग अमीर थे, कुछ ऐसे काम करते थे लेबरों की तरह और कुछ ऐसे थे जिनके पास खुद का कैपिटलिस्ट होता था। कैपिटलिस्ट होता है सब कुछ, पैसे वगैरह, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब कुछ उनके पास था और वो खुद बल्कि एम्प्लॉयड करते थे वर्कर्स को। गिवन द डिफरेंशिएशंस विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन था इन लोगों के बीच में ना, पीजेंट, सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट ना, इन सब लोगों में से ये सब लोग ना मिलके सोशलिस्ट मूवमेंट का जो है ना हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, बन सकते थे। तो इसलिए उनको यूनिट ग्रुप में होना जरूरी था। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टीज थी वो डिवाइड कर दी गई ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं के रूप में। जो व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप से बिलोंग करता था, थ्रू दैट इन ए repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its members। जो यहाँ की पार्टी थी, जो व्लादिमीर लेनिन था, ये जो है बोल्शेविक ग्रुप से बिलोंग करता था और इसके जो सोसाइटी थे रशिया में, जो पार्टी थी इसकी, वो जो है डिसिप्लिन थी, मतलब डिसिप्लिन रहा करती थी और किसके कंट्रोल में रहती थी, इसमें जितने मेंबर थे केवल उसके ही कंट्रोल में रहती थी। अदर्स जो मेन सिविक वगैरह थे थ्रू द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी में जिस तरह से सभी पार्टी के लोग खुले रहते हैं, मतलब खुले भावना से रहते हैं, फ्रीडम रहते हैं, उनको सभी तरह के पावर सबको यूज करने के राइट्स होते हैं, उस तरह के लोग जो है ना अदर्स मेंबर्स के मेन सिविक यहाँ के थे। ए ट्रूबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन, यानी 1905 का रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि अपना, ऑटो में होता है स्वयं, सेल्फ, कृषि मतलब होता है मनमानी करना, तो अपना ही खुद का चलाना। रशिया बिल्कुल उसी तरह से था, रशिया में ऑटोक्रेसी थी, मतलब लोग अपने ही मन की चलाते थे, यहाँ के जो नोबेल वगैरह के लोग थे। Unlike other European rulers, even the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament। यानी कि जो यूरोपियंस, जैसे यूरोपियंस रूलर्स हुआ करते थे, तो उन समय के दौर पे भी 20th सेंचुरी में उसी तरह से जार में भी ना पार्लियामेंट नहीं हुआ करती थी। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल जो थे रशिया के, वो चाहते थे कि कैंपेन किए और यहाँ के स्टेट के जो चल रहे थे, जो शासन चल रहा था ऑटोक्रेसी का, उसको हटाना चाहते थे। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब दोनों लोग, अभी तो डिफरेंट थे लोग लेकिन अब एक साथ आ गए, तो एक साथ मिलके सोशल डेमोक्रेट्स और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, ये दोनों लोग एक साथ मिलके काम किए पीजेंट के साथ और इन द रिवॉल्यूशन। और 1905 में जो है ये लोग डिमांड करने लगे कि भाई हमारे यहाँ भी तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे वे सपोर्टेड इन एम्पायर बाय नेशनलिस्ट and in Muslim dominated areas by Jaddidists who wanted modernized Islam to lead their societies। तो कौन से सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और पीजेंट्स और वर्कर्स, ठीक है। तो इन लोग ये चाहते थे भाई, ये लोग सपोर्ट किए एम्पायर का नेशनलिस्ट की तरह। और अगर हम लोग मुस्लिम डोमिनेटेड की बात करें तो वो जो उसका क्षेत्र था वहाँ पे जदीदिस्ट, जो कि ये लोग चाहते थे कि इस्लाम वगैरह यहाँ की सोसाइटीज में मॉडर्न साइज्ड हो जाए, मतलब यहाँ पे इस्लाम धर्म कबूल कर लिया जाए। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers। 1904 का जो साल था ना, वो पार्टिकुलरली रूप से बहुत खराब रहा रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। जो उस गुड्स के जो सामान थे, उनके जो दाम है, जो ज़रूरत की सामानें थी खाने पीने की, वो सब के दाम जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। और जो रियल वेज उन लोग को मिलता था वर्कर्स को, पीजेंट वगैरह को, उनको डिक्लाइन कर दिया गया था, मतलब कम कर दिया गया था। कितना? 20% कम कर दिया गया था। यानी खाने पीने की चीज़ों का दाम बढ़ रहा है और जो उनको मिल रहा है वेतन, वो उसमें 20% और कम हो गया। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। तो इस तरह से फिर जो वर्कर्स थे एसोसिएशन में ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब जुड़ने लगे लोग, उसमें मेंबरशिप होने लगा। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904। तो 4 मेंबर्स असेंबली में जो है रशिया में वर्कर्स के साथ जो है बनाए गए 1904 में, जो कि बने थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। पुटिलोव आयरन वर्क्स,
जो पुटिलो आयरन वर्क्स था उसको जो है डिसमिस कर दिया जाता है। देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, और इस तरह से वहाँ पर एक कॉल मीन्स होता है कि इन्विटेशन फॉर द सोशलिस्ट कि भाई इंडस्ट्रियल एक्शन लेने का समय आ गया है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition। लगभग 1,10,000 की संख्या में जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे स्ट्राइक करने लगते हैं और जो है डिमांड करने लगते हैं कि भाई वर्किंग डे जो है कम किया जाए और घंटे जो समय है काम करने का उसको भी 8 आवर्स किया जाए और तनख्वाह में इंक्रीजमेंट लाया जाए और जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन है ना वो बहुत बुरी है उसको इम्प्रूव किया जाए। When the procession of workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks। तो देखिए जो प्रोसेशन था वर्कर्स का जो यहाँ पे स्ट्राइक किया जा रहा था 1,10,000 लोगों की वर्कर्स के साथ फादर गैपोन के साथ, ये जो है विंटर पैलेस पहुंच जाता है और यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है इनके ऊपर पुलिस के द्वारा और कैसॉक मीन्स वो लोग मारे जाते हैं उसमें। ओवर 100 वर्कर्स वेर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। लगभग 100 वर्कर जो है ना मार दिए जाते हैं जान से और उन सभी लोगों में 300 लोग जो है ना चोटिल हो गए थे, यानी उनको घाव लग गया था, चोट लग गया था। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। तो यह संडे का दिन था, ठीक है, और इस दिन जो ये घटना घटी ना काफ़ी 100 लोग मर गए थे तो काफ़ी ब्लड वगैरह फैल गया था, तो इससे जो है ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो था ना जो ये पहला हमला हुआ, जो ये जो पहला स्ट्राइक हुआ इसमें लोग मारे गए, यह जो इवेंट था यही जो है बाद में जो है ना 1905 में रिवॉल्यूशन का कारण बना। स्ट्राइक्स टूक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पे स्ट्राइक जो है ना लगभग पूरे देश में कंट्री में रशिया के फैल गया था। जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो क्लोज कर दिए गए, बंद कर दिए गए। जो स्टूडेंट बॉडीज थे स्टे वॉकआउट बाहर निकल कर चले आए थे और कंप्लेन करने लगे थे कि भाई हमें भी सिविल लिबर्टीज़ मिलनी चाहिए जो कि लैक है, यानी कि हम लोग को तो बिल्कुल मिलती नहीं कोई भी लिबर्टीज़, तो ये सब अभी हमें मिलनी चाहिए। तो स्ट्राइक जो है पूरे रशिया में जो है फैल गया था। Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly। जो lawyers थे, doctors थे, engineer थे और जो मिडिल क्लास के वर्कर्स थे वो सब लोगों ने मिलकर सभी यूनियंस का जो है एक यूनियन बनाया और डिमांड करने लगे कि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected constitutive parliament और ड्यूमा। तो देखिए हम लोग अपने अपने देश में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। उसी तरह से रशिया में जो संसद बनी, पार्लियामेंट बनी, उसको ड्यूमा कहा जाता है। तो 1905 के रिवॉल्यूशन में जो जार था ना, जो किंग था, वो उसने अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है इलेक्टेड वाला मतलब इलेक्शन वाला कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट या ड्यूमा बनेगा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committee made up of factory workers। तो इस तरह से फिर वहाँ पे ना रिवॉल्यूशन के लिए जब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होने लगा तो बड़े संख्या में जो है यूनियन, ट्रेड यूनियंस वगैरह और फैक्ट्रीज कमिटीज़ के ये सब वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठा हुए। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो बहुत 1905 के बाद लगभग जितने भी कमिटीज और यूनियंस जो है वर्कर्स की बनी ना वो सब डिक्लेयर कर दी गई थी कि वो इलीगल है। सेवर रिस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसके ऊपर काफ़ी कड़ा कानून मतलब दंड जो है राजा निर्धारित कर दिया था। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है मनाही करना, मना कर देना। The Tsar dismissed the first Duma with 75 days and re-elected second Duma within 3 months। जो जार था वहाँ पे जो राजा था वो जो है ड्यूमा को, जो पहला ड्यूमा बना ना, उसको 75 दिनों में ही डिसमिस कर दिया था और फिर से उसने री इलेक्ट किया ड्यूमा को 3 महीनों के अंदर ही। He did not want any questioning of his authority and any reduction in his power। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उससे कोई क्वेश्चन करे, उसके अथॉरिटी से, उसके पावर को लेके कोई क्वेश्चन करे, और वो किसी प्रकार का अपने पावर में रिडक्शन भी नहीं करना चाहता था। भाई सोशलिस्ट तो यही चाहते थे कि सारा पावर जो है राजा के हाथ में ना हो बल्कि सबके हाथ में हो। तो इस तरह से वो अपने पावर में कोई कटौती नहीं चाहता था जो जार था। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने वोटिंग जो लॉज थे उसको चेंज कर दिया। एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट।
तो जो कंजर्वेटिव कौन से लोग होते हैं, जो भाई चाहते हैं कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोग ही राजा को पसंद आएंगे। तो उसने ड्यूमा में ऐसे ही पॉलिटिशियन को शामिल कर लिया था, और जो लिबरल्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, ये सबको जो है बाहर कर दिया गया था। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना गलत हो रहा था वहाँ पे उन सोशलिस्ट लोगों के साथ, या फिर जो वर्कर्स थे उनके साथ। और जो ये ड्यूमा बना, उस असेंबली बनी पार्लियामेंट्री, इसमें भी जो है कंजर्वेटिव लोगों को इसने शामिल किया। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा सब भड़क गए थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर, तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ उस समय रशिया एम्पायर में क्या घटनाएं घटी, तो हम लोग देखेंगे 1914 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये सब। वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन एलियंस, यूरोप के एलियंस जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एक तरफ हो गए थे सेंट्रल पावर्स के रूप में, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जो है बाद में, जो कि इटली एंड रोमानिया हो गए, ये सब जो है एक तरफ हो गए थे। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर का मतलब काफ़ी बड़े स्तर का साम्राज्य, ठीक है। तो ग्लोबल एम्पायर होने के कारण जो है ना, एंड द वार वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप में तो हो ही रहा था, उसके साथ ही साथ आसपास के देशों में भी लोग अपने अपने हकों के लिए, अपने अपने पीसेंट के लोगों के लिए सोशलिस्ट जो थे ही, एक्टिव थे ही, और इस युद्ध में भी शामिल हो गए थे और युद्ध कर रहे थे। उस समय भी ब्रिटेन का हमारे कंट्री पे जो क्या था, शासन था, हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करते थे, ठीक है, दिस वर्ल्ड वार में। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और यही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार माना जाता है। चूँकि पूरी दुनिया में वार चल रहा था, इसलिए इसे वर्ल्ड वार कहा जाता है। इन द रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड द जार निकोलस सेकेंड, जो जार निकोलस सेकेंड था उसके विरोध में जो है रशिया के जो ये युद्ध हुआ ना रशिया में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और लोग जो है रैलियाँ वगैरह निकालने लगे। एज द वार कंटिन्यूड, और ये युद्ध चलता रहा। हाउ द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मैन पार्टीज इन ड्यूमा, तो जो जार था ना उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई कोई भी मुझे ड्यूमा में आके कंसल्टेंसी नहीं देगा, यानी कोई मुझे सलाह नहीं देगा मेन पार्टीज के वो बनाने के लिए। सपोर्ट ओवर थिन, और इस तरह से उसको सपोर्ट मिलना कम हो गया था। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई, जो एंटी जर्मन, जो जर्मन के विरोधी थे, दुश्मन थे, उनके सेंटीमेंट्स, पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एज कैन बी सीन इन द रिनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट पागल थे, वो उनका पागलपन बहुत बढ़ गया था, और इसको पागलपन की वजह से इतने गुस्सा करने लगे थे लोग इनसे जर्मन के, कि ये चीज़ हम लोग इस तरह, इसका असर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, वो जर्मन नेम है, ठीक है, एक जर्मन वर्ड का नेम है, बना है, इसकी जर्मन वर्ड पे ये नाम रखा गया। लेकिन इसको फिर इतना लोग जर्मनी से भड़क गए थे ना, इसके बदल के फिर पेट्रोगार्ड कर देते हैं, यानी सेंट पीटर्सबर्ग को अब हम लोग समझेंगे पेट्रोगार्ड नाम से, ठीक है। द जेरिना अलेक्जेंडर, जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर, स्पेशली ए मोक कार्ल रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी पॉपुलर, एक जो है जेरिना अलेक्जेंडर थे, और जर्मन के ऑरिजिन से ये थे, मतलब जर्मन से थे ये, इन लोगों ने, और पुअर एडवाइजर जो गरीब सलाहकार होते हैं ना, मतलब इसके इनके जो सहायक थे, एडवाइजर थे, वो लोग मिलके स्पेशली रूप से जो ऑटोक्रेसी है उसको अनपॉपुलर कर दिया था। और इन ये सब जो लोगों ने जो मोंक किया है ना स्पेशली टाइप से, उसको राजपुतीन भी कहते हैं, और इन लोगों ने मिलके ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट वन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी पूर्वोत्तर भाग में वर्ल्ड वार का नज़ारा जिस तरह से था, उससे कहीं अलग ही पश्चिमी भाग में ये वर्ल्ड वार अलग तरीके से हो रहा था। इन द वेस्ट, पश्चिम में क्या हो रहा था, आर्मीज फॉट फ्रॉम स्ट्रेचेज लॉन्ग अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस में, जो आर्मीज की सेना लड़ रही थी वर्ल्ड वार में, वहाँ पर ट्रेंचेज होते थे। ट्रेंचेज में होता है गड्ढा, गड्ढे होने से उसमें गड्ढे में बैठ कर आराम से वो लोग गन वगैरह चलाया करते थे, शूट करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो है पूर्वोत्तर भागों में फैले हुए थे फ्रांस में। लेकिन अगर हम लोग ईस्ट की बात करें, इसके ईस्ट में जो वर्ल्ड वार चल रहा था, उस वहाँ के आर्मीज जो है ना मूव्ड ए गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कोस्ट लाइज। यहाँ पे जो है ना इस तरफ जो ईस्ट वाला था, यहाँ पे गड्ढा वड्ढा था नहीं, यहाँ पे तो सीधे सीधे प्लेन लैंड हुआ करती थी। तो जो आर्मीज थी वहाँ पे लड़ाइयाँ कर रही थी, और युद्ध में बहुत सारी संख्या में मारी गई। डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग, जो रशिया को हार मिली वो जो है काफ़ी शॉक करने वाली थी, और लोगों को डेमोरलाइज कर रही थी, डेमोरलाइज भी निराश कर रही थी। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916, 1914 और 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरह हार गई थी। देयर वेर ओवर 7 मिलियन कॉस्टलाइज बाई 1970, 1917 में 7 मिलियन, 7 मिलियन मतलब 70 लाख
70 लाख के आसपास जो है लोग मारे गए थे। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy of being able to leave off the land. तो जैसे वो लोग हार गए, ठीक है, अब वो लोग हार गए तो जो जर्मनी थी और ऑस्ट्रिया थी वो क्या करती, उन लोग को हरा के वहाँ पे, चूंकि रशिया भी हम लोग पढ़े हैं कि एक बहुत बड़े स्टेज पे जो है एक्सपोर्टर था ग्रेन का, अनाज का। तो जो रशिया की आर्मी थी ना, खुद से ही अपने ही देश के, अपने ही बिल्डिंग्स, अपने ही क्रॉप वगैरह जो है ख़राब कर दे रही थी, क्योंकि जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग थे वो आके इसका यूज करते, कब्जा कर लेते, क्योंकि रशिया हार चुका था। तो इसलिए वो लोग यूज़ ना कर पाए, यहाँ पर आके रह ना पाए, इसलिए उसको खुद से ही तबाह कर दे रहे थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। अब ये सोचिए कि जो डिस्ट्रक्शन यानी तबाही इस तरह से लोगों ने की, रशिया की मिलिट्री पावर ने की, फसलों की या फिर बिल्डिंग्स की, तो इस वजह से जो है ना, रशिया के ही जो लोग थे वो रिफ्यूजी हो गए थे। रिफ्यूजी मतलब उनको घर नहीं मिला, उनके घर तबाह कर दिए गए। उनकी संख्या लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास थी। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार। जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड कर दी थी गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को, और जो जार था, जो किंग था ना, उसको बहुत ब्लेम मिलने लगा था कि ये किस तरह की ये जो है वार वगैरह करवा दिया और कितना नुकसान हो गया है। जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई फिर से इस तरह का कोई युद्ध वो लड़ें। द वार आल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और ये जो युद्ध हुआ है इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना डाला। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वे फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल्स ऑफ बैटलिक सी। तो बैटलिक सी एक है, बैटल सी, और सी समुद्र है, ये उसका नाम है, तो जिसपे इस समुद्र पे जर्मन का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो जब ये युद्ध हुआ है ना, तो रशिया में जो उसके इंडस्ट्रीज थे ना वो बहुत कम नंबर में थे, और जो बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे वो सब लोगों ने भी कट ऑफ कर दिया, यानी कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, और कोई सप्लायर्स वगैरह सामान के उनके यहाँ के नहीं हुए। तो इस तरह से जर्मन जो है बैटलिक सी पे कंट्रोल कर लेता था, और बैटलिक सी से भी जर्मन ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया एंड एल्सवेयर इन यूरोप में भी और रशिया में भी यह जो इक्विपमेंट हुआ था यह जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा, यानी फैलने लगा। बाय 1916 में जो रेलवे लाइन्स थी बिगेन टू ब्रोक डाउन, धीरे धीरे खत्म होने लगी या तोड़ी जाने लगी। एबल बॉडी मेन वेयर कॉल्ड अप टू द वार। जो योग्य बॉडीज में जो योग्य युवा या योग्य लोग थे, पीपल थे, उन लोगों को बुलाया जाने लगा कि भाई अगर आप लोग आके युद्ध करना चाहें तो आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, आर्मी बनाई जा सकती है। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या आता है, देयर वेर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वेयर शट डाउन। तो जो उस तरह के लोग थे, युवा थे ना, उन लोग को तो बुला के इसने जो है रशिया ने युद्ध में शामिल कर लिया था, है ना। और इस तरह से इसका परिणाम क्या आया कि लेबर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे, और जो छोटे वर्कशॉप से जो जरूरी सामान देते थे वो सब जो है शट डाउन हो गए, बंद हो गए थे। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फीड द आर्मी। बड़े पैमाने पे जो अनाज की सप्लाई थी वो की जा रही थी आर्मी को फीड करने के लिए, तो भोजन वगैरह उनकी व्यवस्था करने के लिए। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लो बिकम स्कैर्स। जो लोगों की जो शहरों में जो वहाँ के लोग ना ब्रेड खाते हैं आटे वगैरह के, ठीक है, तो ब्रेड और जो फ्लोर वगैरह थे ना वो सब बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, यानी उनकी कमी हो गई थी। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वेयर कॉमन। जो 1916 का जो विंटर था ना वो जो है बहुत ज़्यादा राइट्स हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। जो ब्रेड वगैरह के शॉप वगैरह थे वो सब जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे इस युद्ध से। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया, जो कि अब हम लोग थर्ड लेसन में पढ़ेंगे कि पेट्रोग्राड में फरवरी मंथ में रिवॉल्यूशन हुआ तो वो क्या हुआ, किस तरह से क्या चेंजेस आए और कैसे असेंबली वगैरह बनी, या फिर जो ड्यूमा था फरवरी 1917 में वह कैसे वहाँ पे लागू किया जाने लगा और कैसे फिर लोगों की बात सुनी गई। तो वीडियो कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।